नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे लोकसभा के हंगामे पर। दरअसल लोकसभा में हंगामा और लोकसभा दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए। ऐसा लगता है कि चोली दामन का साथ है। चाहे सत्र का पहला दिन हो या आखिरी, हंगामा के बगैर काम नहीं चलता। सदन का फिर बजट सत्र हो या शीतकालीन या पावर सत्र की बात करें, ऐसा लगता है कि हंगामा के लिए ही लोकसभा का सत्र बुलाया जाता है। आज इसलिए भी ये बात बहुत गंभीर है क्योंकि सदन का जो स्तर है वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है। आज चर्चा की वजह ऐसी भी है कि जब संविधान निर्माताओं ने ये सारी व्यवस्थाएं क्यों की, सदन को बनाने की, इसमें आचरण की, इसकी कार्यप्रणाली, नियमावली, वो सब ऐसा लगता है कि तुरोहित हो रही है। सदन की भाषा ऐसी है जैसे कोई सड़क छाप लोग बात कर रहे हैं। सदस्यों में अधिकांश का व्यवहार ऐसा है कि वो बजाय सदन के ऐसा लगता है कि किसी गली मोहल्ले के चौराहे पर बात कर रहे हैं। आज ये सब बात करने की वजह ये भी है कि कल से सदन के भीतर जो हंगामा शुरू हुआ है एक ऐसी किताब को लेकर जो प्रकाशित ही नहीं हुई है, लेकिन हंगामा है तो करना है। और हंगामे की शुरुआत जो हो रही है वो नेता प्रतिपक्ष की तरफ से ज़्यादा दिख रही है। सदन में शांति बनाने की व्यवस्था दोनों पक्षों के सदस्यों की होती है, सत्ता और प्रतिपक्ष दोनों की। मुद्दे जनता से जुड़े हों, नीतिगत हो, इन पर सारगर्भित चर्चा। लेकिन बात यह है कि जब लोकसभा में अध्यक्ष यानी आसंदी की व्यवस्था आ गई, इसके बाद भी हमें उसके खिलाफ आचरण करना है। न केवल आचरण बल्कि आचरण की जिद करना है कि हम जो कह रहे हैं वही सत्य है। 2 दूनी 5 ही ठीक है, 2 दूनी 4 गलत है। आज इस पर विस्तार से बात करेंगे। थोड़ी सी भूमिका लंबी लेकिन गंभीर मामला है। वजह यह कि सदन स्थान है हंगामे का, देश की लोकसभा। हंगामे की वजह है सेना अध्यक्ष की एक अप्रकाशित किताब, और हंगामे में जो बिंदु भर के आ रहे हैं वो देश की सरकार, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के ऊपर आक्षेप। सवाल यह है कि क्या सेना के लिए ये कहना कि आपको जो उचित लगे वो करिए, ये जिम्मेदारी से बचना है या सेना को फ्री हैंड देना है? क्योंकि अगर सीमा पर कोई दिक्कत है तो उसकी ग्राउंड जीरो की रियलिटी एक जवान और सेना अध्यक्ष ही ज़्यादा जान सकता है। मुझे लगता है कि ये तमाम मुद्दे हैं जो 2 दिन से लोकसभा के हवा में उछल रहे हैं। देश भर में इसकी चर्चा, आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी जयंत सिंह तोमर जी। जयंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट रमेश सिंह जी, और बहुत जल्द फ़ोन पर जुड़ेंगे राजनीतिक विशेषज्ञ नागेंद्र सिंह परमार जी। और स्टूडियो में भी हमारे आने वाले हैं IND24 के कंसल्टिंग एडिटर योगीराज योगेश जी। चर्चा की शुरुआत, अगर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप, तो रमेश सिंह जी आपसे करना चाहता हूँ। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आ रही आवाज़। दरअसल आज हंगामे ने एक नया मोड़ लिया है। कल तक अप्रकाशित किताब सेना अध्यक्ष नरवणे की, इस पर बहस हो रही थी। आज भाजपा के सांसद ने एक ऐसे मुद्दे पर बात की है, वो प्रकाशित पुस्तकों पर चर्चा कर रहे थे। फिर जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और बहुत बाकी तक सब बातें हुई कि आखिर किताबों में क्या क्या लिखा गया और वो कितना सारगर्भित है, आपत्तिजनक है, लेकिन उस पर कोई विवाद नहीं हुआ। इसका मतलब कि नेहरू को लेकर जो टिप्पणी थी कि वो लेडी माउंटबेटन के साथ जब देश आज़ाद हो रहा था तब उनके साथ व्यस्त थे, भाषा तो ये थी कि वो रंगलीला मनाते थे, लेकिन हम उन तमाम बातों का उल्लेख नहीं करना चाहते। इसके अलावा फिर उनकी पीए की बात भी है। हमारे साथी जयंत जी इस पर विस्तार से बताएंगे। आपका क्या कहना है? ये किताबों को लेकर बात तो ठीक है, लेकिन अप्रकाशित किताबों को लेकर और उसमें वो चीज़ जोड़ना कि 4 चीनी टैंक भारतीय सीमा पर आ गए थे, गलवान घाटी में या डोकलाम में, तो क्या 4 चीनी टैंक भारत की सीमा पर कब्जा कर लेते? अगर वो आए थे तो क्या वो घुसे हमारी सीमा में? और अगर वो घुस पाते तो क्या ये स्थिति होती आज जो हम बात कर रहे हैं? मुझे लगता है कि सरकार की कूटनीतिक जो बातचीत है पहले युद्ध के पहले वो की जाती है। भारत सरकार ने ज़रूर चीन से की होगी, तभी वो मामला रुका। और अगर वो सेना आगे बढ़ती चीन की तो भारतीय सेना उसका उत्तर देती, जैसा एक बार गलवान घाटी में चीन के 40 सैनिकों को हताहत करके भारतीय सेना ने दिया था। आपकी राय रमेश सिंह जी, फिर मैं आऊँगा चर्चा के मैं जैन जी की तरफ। राघवेंद्र जी, इसके पहले डोकलाम में इशू हुआ था,
और डोकलाम में चीन ने एक ऐसा रोड बना रहा था जो हमारा ट्राई जंक्शन है उसको कवर करने वाला था, जिससे हमारा जो चिकन नेक कॉरिडोर है वो खतरे में आ जाता। उस समय भारत सरकार ने चीन का बहुत ज्यादा दबाव था, लेकिन भारत सरकार नहीं झुकी और किसी भी कीमत पर उस चीन को आगे नहीं बढ़ने दिया था। तो भारत की जो सामरिक दृढ़ निश्चय था वो उस समय चीन के सामने आ गया था। गलवान हुआ, गलवान में चीन को कितनी बुरी मुंह की खानी पड़ी। हमारे 20 सैनिक मरे थे, उसके करीब 43 से 65 के करीब मरे थे, हालांकि वो स्वीकार नहीं करते। तो भारत सरकार ने अपनी मजबूती चीन को 2014 के बाद हर मोर्चे पर दिखाई। और वहां के जो रणनीतिक विश्लेषक है उनने, एक मैंने पढ़ रहा था उनका वो ग्लोबल टाइम्स पे, उसमें उनका ये निष्कर्ष निकला था फॉरेन पॉलिसी के मुद्दे पे कि भारत में अब रणनीतिक और कूटनीतिक दृढ़ता पहले से बहुत ज्यादा आई है। तो चीन बार बार टेस्ट कर रहा था। ये जिस घटना का राहुल गांधी जिक्र कर रहे हैं, उस घटना में आपने कहा कि 4 टैंक आ रहे थे और वो कैलाश रेंज पे हमने जो ऑक्यूपाई किया था उस पर वो दबाव बनाने की रणनीति थी। भारत सरकार ने, सरकार का जो दृष्टिकोण था उस समय बिल्कुल सही था। सरकार राजनीतिक फैसला इस बात पे हो सकता है कि युद्ध हमें करना है या नहीं करना, लेकिन अगर कोई टैंक सामने से आ रहे हैं तो उस वक्त राजनीतिक फैसला ये होता है कि आप जो उचित ग्राउंड पर जो कमांडर काम कर रहे हैं, जो इस स्थिति को डील कर रहे हैं, उनका निर्णय सर्वोपरि होता है। इसलिए सरकार ने सेना को फ्री हैंड दिया था कि आप जो उचित समझो वो करें। क्या सरकार से राहुल गांधी ये उम्मीद करते थे कि प्रधानमंत्री ये कहते कि नहीं आप युद्ध मत कीजिए, या प्रधानमंत्री ये कहते कि नहीं आप तो गोले दागिए? ऐसा नहीं होता। थल सेनाध्यक्ष को जब ये थल सेनाध्यक्ष जो कमांडर है उनका फैसला होता है। थल सेनाध्यक्ष ने ये फैसला किया कि हम रिस्ट्रेन करेंगे, यानी क्रम से है हम। उनने पहले अपने, हालांकि जो नॉर्दर्न कमांडर थे उनका मत था कि हम फायरिंग करें। आर्मी चीफ का दृष्टिकोण था, बड़ा संतुलित था। उन्होंने कहा कि आप टैंक लगा दीजिए और गन नीचे कर दीजिए, ताकि उनको ये संदेश जाए कि अगर आप आगे बढ़े तो हम अपनी गन को ऊपर कर लेंगे। और उसका नतीजा ये, इसके पहले कूटनीतिक स्तर पे भी बीजिंग में पक्के में बातचीत हुई होगी। जब प्रधानमंत्री के लेवल पे ये बात आई थी तो कूटनीतिक स्तर पे चीन से भी बात हुई होगी और वहां से संदेश भी कमांडरों को उनके आया। उनने भी उस आदेश को हमें कन्वे किया कि हमें ऐसा आदेश और हम आगे नहीं बढ़ रहे। तो किसी भी प्रकार से सरकार का इस मामले में दृष्टिकोण बिल्कुल पारदर्शी था, बिल्कुल उचित था। आप देखिए 72 के युद्ध में इंदिरा गांधी ने जनरल मानेक शाह से कहा कि आप युद्ध कीजिए, बांग्लादेश पर कब्जा कीजिए। मानेक शाह ने साफ मना किया था, क्योंकि उस समय मानसून था और उस समय सेना का मूवमेंट नहीं हो सकता था। उन्होंने कहा हम 6 महीने बाद आपको युद्ध शुरू करेंगे, और 6 महीने के बाद उन्होंने बांग्लादेश को आजाद करवा दिया था। तो ये एक स्थापित परंपरा है कि जिस विषय पर कोई भी निर्णय लेना हो, एक दो टूक निर्णय लेना हो, उस विषय के जो ग्राउंड के विशेषज्ञ है उन पर ही छोड़ना चाहिए, और तभी हमें किसी भी मामले में सफलता मिलेगी। वरना आप बताइए, सेना जो रणभूमि या रण मैदान में का फैसला दिल्ली से प्रधानमंत्री अगर करने लगे तब तो मतलब देश का भी बंटा ढार हो गया और ग्राउंड का भी। रमेश जी, आप ठीक करें, लेकिन फैसला तो सरकार ही करेगी, उसको क्रियान्वयन करने का काम आर्मी करती है। फैसला सरकार का समय, स्थान और जगह, स्थान के साथ माने दिन, ये आर्मी तय करती है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर उसको पता है। सरकार ने निर्णय कर दिया था कि जो आपको उचित लगे वो आप काम करिए। दूसरी बात यह कि कोई फैसला जो वर्तमान परिस्थिति होती है उसके हिसाब से लिया जाता है, और वो फैसला गलत है कि सही, ये भविष्य तय करता है। मुझे लगता है कि जो बात 2020 की जिसको राहुल गांधी उठा रहे हैं, अगर वो गलत होता तो आज 2026 में हम इतने शांति और सुकून से यहाँ बैठ के बातें नहीं कर रहे होते। सरकार के फैसले जो लोग लेते हैं उनको लगता है कि सही है, इसलिए तो हमने सरकार में उनको बैठाया है। बाहर से बैठ के अगर हम कुछ कर रहे हैं तो जो काम हमारे पास है वो कितना सही है। राहुल गांधी के पास उनकी पार्टी है, पार्टी कितनी मजबूत है। अगर वो कमज़ोर है तो राहुल गांधी गलत है, अगर पार्टी मजबूत हो रही है, क्योंकि यही तो काम राहुल गांधी के पास है। दूसरी बात ये, जैन जी, जो वो बात कह रहे हैं, कल से जिद पकड़े हुए हैं कि खुद ही कह रहा है कि अनपब्लिश्ड बुक, जब किताब प्रकाशित नहीं हुई है तो उसका उल्लेख करने की, 2020 की घटना का 2026 में उल्लेख करने की क्या प्रासंगिकता है। दूसरी बात यह कि सेनाध्यक्ष रहे नरवरे साहब खुद कह रहे हैं कि उसको पढ़ने के लिए, उस पर बात करने के लिए आपको इतिहास की जानकारी लेनी पड़ेगी। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था
कि राहुल गांधी ऐसी वैसी कोई बात ना किया करें जब तक कि उनको इतिहास की जानकारी ना हो। मुझे लगता है कि ये बात फिर घूम फिर के आ गई है जो नरवरे साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि अगर इस पर बात करनी है तो फिर आपको 1971 में जाना पड़ेगा, फिर आपको 1962 पर जाना पड़ेगा, तब जाकर ये बात होगी। और अभी तो ये मामला केंद्र सरकार और सेना के बीच में, क्योंकि केंद्र सरकार अनुमति देगी तब वो किताब छपेगी। अप्रकाशित किताब की बात हो रही है। आज निशिकांत दुबे ने प्रकाशित किताबों को लेकर जो बात कही है वो तो शर्मसार करने वाली है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने ये काम ले रखा है कि वो किस तरह से नेहरू जी की प्रतिष्ठा को कम करेंगे, किस तरह से इंदिरा जी की प्रतिष्ठा को कम करेंगे और किस तरह से राजीव गांधी जी की प्रतिष्ठा को कम करेंगे। कांग्रेस को तो वो कमज़ोर कर ही रहे हैं निरंतर, क्योंकि जातिगत जनगणना नेहरू जी ने नहीं की थी, अंग्रेज ये किया करते थे। इंदिरा जी जब पीएम बनी तब भी उन्होंने जातिगत जनगणना नहीं कराई, राजीव जी बने तब भी नहीं हुई, उनकी सरकार के मनमोहन सिंह बने तब भी नहीं हुई। वो तमाम चीज़ें ऐसी कर रहे हैं जो कांग्रेस के भी खिलाफ है, उनके पुरखों के भी खिलाफ है और देश के भी पक्ष में कम दिखती है। आपकी राय? राघवेंद्र जी, राहुल गांधी जिस किताब का जिक्र कर रहे हैं वो अप्रकाशित है ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन उसकी चर्चा पिछले कुछ दिनों से है। मैं यहाँ पर केवल इतना कहना चाहूँगा कि सदन की अपनी मर्यादा होती है, उसमें अध्यक्ष की आसंदी की तो मर्यादा है ही और नेता प्रतिपक्ष की भी है। रवि राय ने अपने संस्मरणों में कहा था कि जिस समय वो लोकसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे तब उन्होंने राजीव गांधी को एक समय सीमा से ज़्यादा समय दिया, जिससे उनकी पार्टी में भी असंतोष खड़ा हुआ था। तब रवि राय ने कहा था कि हमको वो दिन याद हैं जब लोहिया जी को, उनके साथियों को बिल्कुल भी समय, थोड़ा सा समय देने के लिए भी काफ़ी मान मनौवल करना पड़ता था। तो मैंने ये संदेश देने का प्रयास किया है। ये किस समय की बात थी जब मान मनौवल करनी पड़ती थी? 1963-64 की बात है। सरकार में कौन थे उस समय? तो कांग्रेस की सरकार थी। तो लोकतंत्र को लाने वाली सरकार लोकतंत्र में इस तरह से लोकतंत्र को कस रही थी, मैंने जी। तो उन्होंने एक स्वस्थ परंपरा कायम करने की कोशिश की थी। तो ये दोनों ही तरफ से सदन की मर्यादा कायम रखने की बात है और दोनों की जिम्मेदारी है। जहाँ तक राहुल गांधी हैं तो उन्हें बजट पर चर्चा करनी चाहिए और देश हित के और तमाम मुद्दे हैं उन पर, और गंभीर मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। और सदन का जो समय है वो तो इस देश की आम जनता की गाढ़ी कमाई का जो पैसा है, कितना खर्च होता है, तो बेहतर हो कि देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदन के नेता प्रतिपक्ष और जो सत्ता पक्ष है वो चर्चा करें। ये आपने बहुत जल्दी इसको कंक्लूड कर दिया, लेकिन आज जो चर्चा की वजह है वो ये भी है कि किस तरह से सड़क छाप अंदाज में सदन के भीतर बात हो रही है। एक केंद्रीय मंत्री, उनसे राहुल गांधी ने हाथ मिलाने की कोशिश करते हुए कहा कि हेलो मेरे गद्दार दोस्त। ये तो लगता है मुझे कॉलेज कैंपस में भी ऐसा नहीं होता है। उसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि चिंता मत करो, तुम वापस आओगे हमारे पास। अब इसका मतलब है कि क्या सदन में मारपीट की स्थिति पैदा करना चाहते हैं? हालांकि ये सदन की कार्रवाई का हिस्सा नहीं है, सदन के जब सदन स्थगित हुआ उस समय की बात है। योगीराज जी, आपको याद होगा जब मोदी जी तीसरी बार शपथ लेके सदन में थे और सदस्यों का शपथ समारोह चल रहा था और उस ढंग से कांग्रेस ने जिस तरह का व्यवहार किया था, संविधान की किताब को लेकर जो हंगामा किया था, तब मैंने ये आशंका प्रकट की थी कि मुझे लगता है कि ये आने वाले 5 साल सदन के भीतर बहुत ही संकट के होने वाले हैं, क्योंकि जो सदन का पहले दिन का माहौल है वो बता रहा है कि इस बार सदन के भीतर अगर मारपीट की स्थिति भी बने तो मुझे हैरत नहीं होगी। ये जो व्यवहार है एक केंद्रीय मंत्री से ये कहना कि हेलो मेरे गद्दार दोस्त, ये कौन सी नेता प्रतिपक्ष की भाषा है? आप सदन में बात कर रहे हैं, सड़क पर बात नहीं कर रहे हैं और केंद्रीय मंत्री से बात कर रहे हैं। और फिर जवाब में उन्होंने क्या कहा कि मुझे गद्दार परिवार से हाथ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। मैं एक पुरानी घटना का उल्लेख करना चाहूँगा। उड़ीसा के एक सांसद के साथ भी धक्का मुक्की राहुल गांधी ने की थी और उसमें जिनको चोट लग गई थी वो अस्पताल में भर्ती हुए थे। तो ये व्यवहार अगर नेता प्रतिपक्ष की तरफ से आएगा तो फिर वो अपनी टीम को, अपने साथी दलों को कैसे नियंत्रित करेंगे कि वो सदन की गरिमा के अनुरूप काम करें। जैसा जयंत जी ने कहा कि बजट पर बात होनी थी, अमेरिका ने टैरिफ कम किया है 32%, इस पर लाभ हानि पर बात होनी थी, बजाय उस पर बात करने के एक अप्रकाशित किताब जो चर्चाओं में थी। चर्चाओं में तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सदन के लिए वो उपयुक्त नहीं होती। कई बार सदन का समय, उसकी गरिमा, उसके इतर होती है। आपकी राय? फिर मैं रमेश सिंह जी की तरफ आऊँगा। देखिए राघवेंद्र जी, ये है बड़ा गंभीर मसला और
मैं भी इसको ये मानता हूँ कि ये किसी पुस्तक से कोई लेना देना नहीं है। ये तो आप हम लोग टीवी पे डिबेट कर लेते हैं, या जो थोड़े बहुत समझदार लोग हैं वो पुस्तक को लेकर केंद्रित हो जाते हैं कि साहब पुस्तक में 4 टैंकों की वो बात कर रहे थे और हिमालय की रिज की तरफ आ गए थे। वो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो वो लोग हैं कांग्रेस के, इन्होंने लाखों वर्ग किलोमीटर ज़मीन चाइना को दे दी। ये 4 टैंक की बात कर रहे हैं कि रिज की तरफ बढ़ रहे थे, और जैसे बढ़े तो उनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि वापस हटना पड़ा उनको। असल में राहुल गांधी की जो मंशा है वो वही मंशा है, वो चाहते हैं सदन में मारपीट हो। राहुल गांधी जवानी के जोश में वो ये बताना चाहते हैं कि मैं वो कमांडो, वो ब्लैक कैट कमांडो, उन्होंने जो ट्रेनिंग ली है ताइक्वांडो की या जूडो कराटे की, उसका वो प्रदर्शन वहाँ करना चाहते हैं। राहुल गांधी को समझना चाहिए कि बुज़ुर्गों का सम्मान कैसे किया जाता है। जवानी आज आप पर है, कल दूसरों पर भी रहेगी, लेकिन इस तरह की हरकतें करना, आप बताइए, आप किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। आप केवल एकमात्र उद्देश्य था कि प्रधानमंत्री शाम को जब 5 बजे, पहले तो आ ही नहीं पाए, और आए तो ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया। शायद आपने एक घटना का जिक्र नहीं किया, जैसे ही 5 बजे उनका आने का समय था, कांग्रेस की महिला सांसद 5-6 महिला सांसद लाइन के साथ गई, प्रधानमंत्री की कुर्सी से लेकर रेल मंत्री तक की कुर्सी घेर ली उन्होंने। और उस समय कुछ मंत्री भी मौजूद थे। निशिकांत दुबे जिस कुर्सी पर बैठते हैं वहां तक पहुंची, प्रधानमंत्री जिस कुर्सी पर बैठते हैं वहां तक पहुंचे। क्या उद्देश्य है इसका क्या मतलब इसके किताब विताब से? क्योंकि आपको पता था प्रधानमंत्री यहाँ आने वाले हैं, आप प्री प्लान की तरह वहां गए आप। और प्रियंका गांधी निर्लज्जता की तरह से संसद के बाहर बयान दे रही हैं कि वो तो रेल मंत्री जी और निशिकांत दुबे बुलेट ट्रेन की तरह भाग गए। भाग नहीं गए। प्रधानमंत्री, जो बार बार आप कहते हैं कि साहब प्रधानमंत्री मुझसे डरते हैं, प्रधानमंत्री ना चाइना से डर रहा है ना अमेरिका से डर रहा है, तुमसे क्या डरेगा? और तुम एक किताब की बात कर रहे हो, सैकड़ों किताबें हैं जिसमें आप कांग्रेस का एक आदमी जवाब नहीं दे पाएगा। निशिकांत दुबे ने उनका प्रदर्शन किया। खुद राहुल गांधी पे भी कुछ दिनों पहले बांग्लादेश के एक पत्रकार ने आरोप लगाया कि आपकी कितनी बीबियां हैं, कितने बच्चे हैं, कहाँ हैं। आज तक जवाब दे पाएगा राहुल गांधी? और प्रधानमंत्री से आप जवाब मांग रहे हैं, और उसमें जवाब मांगने वाली कोई बात ही नहीं है। 4 टैंक चढ़ रहे थे तो नीचे उतार दिया भारत की सेना ने। उस किताब में ये लिखा है कि साहब प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री ने कह दिया कि जो आपको जैसी स्थिति को आपको कंट्रोल करना है वैसा करिए। ये कितना बड़ी बात है, फ्री हैंड दी एक तरह से उन्होंने। अब आपको समझ में नहीं आती कि हिंदी में क्या लिखा है, इंग्लिश में क्या लिखा है, आप फ्री हैंड में को क्या आप समझते हैं? अनावश्यक बातों का बतंगड़ बनाना, संसद की मर्यादा तार तार करना और संसद में हंगामा करना, एकमात्र आपका उद्देश्य है। राहुल गांधी चाहते हैं संसद में मारपीट हो। ये मैं बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूँ। एक बार तो वो गले ही पड़ गए प्रधानमंत्री के पास जाके, और केवल प्रधानमंत्री नहीं, लोकसभा अध्यक्ष को लोग कह रहे हैं यार ये इनके कांग्रेस सांसदों का एटीट्यूड वहां देखिए। संसद के बाहर खड़े होकर वो उसको गद्दार कह रहे हैं। आप जिसके पिता दादा बेअंत सिंह शहीद हो गए, सरदार, वो कह रहे हैं मैं भी शहीद परिवार का हूं, और राहुल गांधी अपने आप को बताते हैं कि मैं शहीद परिवार का हूं। क्या देश में एकमात्र ऐसा परिवार है जो जिसके घर में शहीद हुए? दुनिया में ऐसे लोग जिनके बेचारे माँ बाप भाई बहन सब उजड़ गए, उनका देश में कोई योगदान नहीं है। आपके 2 परिवार, आपके परिवार के लोग शहीद हो गए तो आप अपने आप को ये मानते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी शहीदों की पार्टी की। अरे उन लोगों का जिक्र करो जो बेचारे गुमनाम अंधेरे में चले गए, जिनका कोई आज तक नाम नहीं लेता, जिनके परिवार उजड़ गए, जिनके परिवार ने अपने जान न्यौछावर कर दी देश के लिए। बेशक योगीराज जी, आज़ादी की लड़ाई में तो कई लोगों ने योगदान दिया, और ऐसे लोग भी हैं जो सामने भी नहीं आ पाए, और आज़ादी के बाद भी उनकी कोई कदर नहीं हुई। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन रमेश सिंह जी, लंबे समय से देश के भीतर मुझे कोई संकोच नहीं है, प्रतिपक्ष का जो रवैया है वो देश के भीतर अविश्वास और अराजकता फैलाने का ज़्यादा लगता है। आप देखिए कि हर वो बात जिसका कोई सिर पैर नहीं है उसको लेकर हंगामा। देश की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है, दुनिया मान रही है, लेकिन हम कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति बर्बाद हो गई है। देश में ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने गजब का पराक्रम दिखाया, लेकिन विपक्ष ने कहा कि कितने राफेल हमारे गिर गए, ये बताइए आप। दूसरी बात यह कि सदन में जो भाषा है, जो उनका लेबल है, उस पर ऐसा लगता है कि देश के भीतर या तो हम बांग्लादेश जैसा माहौल बनाना चाहते हैं, नेपाल की तरह माहौल बनाना चाहते हैं, या फिर श्रीलंका की तरह। क्योंकि माननीय हमारे साथी जैन जी चर्चा में मेरी इस बात से असहमत हो तो जरूर उसका उल्लेख करें कि कांग्रेस ने कहा था कि ऐसा लगता है कि भीड़ पीएम हाउस में घुसेगी तो उनको निकाल के बाहर करेगी। सलमान खुर्शीद ने इस पर यह बात कही थी। मध्य प्रदेश के एक पूर्व मंत्री हैं सज्जन सिंह वर्मा, उन्होंने भी यही कहा था। तो कांग्रेस लगता है इस
रोड मैप पर चल रही है कि देश में किसी तरह से जो युवा वर्ग है उसको, जैन जी की हम बात करें, उसको सड़क पर लेकर आओ, नौकरी के नाम पर, आर्थिक स्थिति के नाम पर। लेकिन देश का भाग्य अच्छा है कि हालात अभी ठीक है। रमेश जी, आपकी राय, फिर मैं जैन जी की तरफ आऊँगा। राघवेंद्र जी, भारत के पड़ोसी देशों में जिस तरह से बगावतें हुई है, तो इस राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी की पूरी ये रणनीति रही है। इनने विदेशों से भी मदद लेने की कोशिश की है और जो देश के विरोधी तत्व है, ये चीन के दूतावास में तो ये कई बार गए हैं, विदेशी शक्तियों से इनके संपर्क रहे हैं कि किसी तरीके से जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, जो नेपाल में हुआ, वो भारत में हो जाए। और इसमें इनने कोई मतलब इनके बयान, चाहे सोनिया गांधी के बयान हो, चाहे राहुल गांधी के बयान हो, चाहे कांग्रेस के और दूसरे नेताओं के बयान हो, उन बयानों से इनके अंदर एक बहुत ज्यादा डीप फ्रस्ट्रेशन है कि मोदी तीसरे टर्म में, बीजेपी तीसरे टर्म में सरकार क्यों चला रही है। तो अब इनको एक बात समझ में आ गई है कि इस देश की जनता का की जो मनोदशा है वो बीजेपी के साथ चल रही है और इस मनोदशा को तो नहीं हटाया जा सकता। लेकिन इस देश के कुछ अराजक तत्व, जैसे बांग्लादेश में थोड़े से अराजक तत्व सड़क पे और उन्हें सरकार गिरा दी, तो ऐसे अराजक तत्व आगे सरकार को गिरा दें, इसका एक ही मात्र विकल्प है। राहुल गांधी पेट्रोल की कुप्पी लेकर घूम रहे हैं देश में, जगह जगह पेट्रोल छिड़क रहा है कि किसी तरह से आग लग जाए। जैन जी से उनको बड़ी उम्मीद थी कि जैन जी कुछ करे, लेकिन जैन जी उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो खत्म हो गई, तो अब जैन जी से उनकी उम्मीद खत्म हो गई है। तो वो देश में कुछ उल्टा सीधा गड़बड़ हो नहीं रही। संसद में जहां वो जाते हैं वहीं अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिला के है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरी फुल फ्रस्ट्रेशन में है। एक तरफ तो उनको मोदी बुरे लगते हैं, दूसरी तरफ विपक्ष की जो और दूसरी पार्टियां हैं उनके प्रति उनका दृष्टिकोण अब बदलने लगा है। ममता बनर्जी उनको भाव नहीं दे रही, जो अखिलेश यादव है वो उत्तर प्रदेश में उनको शायद भाव देने के मूड में नहीं है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि करें तो करें क्या, किसी तरह से मतलब अराजकता फैल जाए, लठ गिर जाए, लड़ाइयां हो जाए और ये सरकार गिर जाए। देखिए, ये तो अगर होना होगा तो होगा, लेकिन जो लोग करेंगे इस तरह का वो एक्सपोज भी होंगे। लेकिन जैन जी, इलेक्शन कमिश्नर पर आरोप, पहले ईवी पर आरोप, ईवीएम पर आरोप, फिर इलेक्शन कमीशन पर, फिर एसआईआर पर, उसके बाद टैरिफ को लेकर कि मोदी डर गए। आप देश के दुश्मनों से बाहर जाकर मिलते हैं, भीतर आकर आप देश को में ऐसी बातें करते हैं कि जिससे लगता है कि देश में सब कुछ खत्म हो गया, ना लोकतंत्र है, ना आर्थिक स्थिति अच्छी, ना लॉ एंड ऑर्डर है, ना यहाँ के महंगाई कंट्रोल में है। ये सब बातें अगर आप कहते हैं तो फिर कुछ दिखना तो चाहिए। सदन में भी 2 दिन से आप वो बात कह रहे हैं, खुद ही जब आप कह रहे हैं कि अप्रकाशित किताब है, तो अप्रकाशित किताब का कल जिक्र हो गया, आज आप उस पुस्तक को भेंट करने के नाम पर हंगामा कर रहे हैं। सदन में पीएम को बोलने नहीं देना चाहते, हंगामा। तो सदन फिर है क्यों? मैंने शुरुआत में कहा था कि ये बहुत चिंताजनक दौर से देश गुजर रहा है, खासतौर से जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, चाहे वो ईवीएम की बात करें, संसद की बात करें, और संसद के भीतर नेताओं का आचरण, वो सबसे चिंताजनक है। आपकी राय? राघवेंद्र जी, सदन तो चर्चा के लिए होता है और विपक्ष जो है उसकी ये जिम्मेदारी है कि सत्ता पक्ष अगर कहीं कुछ गलती कर रहा है तो उस तरफ संकेत करे। और ये भारत में ख़ास तौर पे आज़ादी के बाद से ही एक बहुत ही समृद्ध संसदीय परंपराएं रही हैं। लेकिन लगभग 70 के दशक के बाद से ही संसद में जितना समय उठापटक में और अनर्गल बहस में जाता है, उसके कारण देश की जनता ने एक तरह से संसदीय कार्रवाइयों को देखना भी एक तरह से बंद कर दिया है। अन्यथा साधारण लोग भी संसद में क्या कार्रवाई चल रही है, संसद में क्या चर्चा चल रही है, इस पर ध्यान देते थे। राहुल गांधी जी ने जितने भी मुद्दे उठाए उन पर उनका कोई प्रभावी बात नहीं बन पाई और देश की जनता के बीच में वो सब मुद्दे ठीक से नहीं जा पाए। और निश्चित है कि उनका ठीक से आधार कुछ नहीं रहा होगा, ये कारण रहा होगा। तो राहुल गांधी जी को और विपक्ष को साथ लेके उन्हें कुछ ऐसी रणनीति बनाना चाहिए जो जनता की दुख दर्द से जुड़ी हुई हो, तो निश्चित रूप से वो देश के लिए कुछ बेहतर करेंगे। दूसरी बात है कि जो मैंने कहा कि जब सदन इस बार तीसरी पारी शुरू की मोदी ने, उस समय संविधान शपथ समारोह में संविधान की पुस्तक को लहराने का कोई औचित्य नहीं था और उसको लेकर हंगामा नहीं। उस दिन से लेकर आज तक कोई सत्र शांतिपूर्वक नहीं गुजर रहा है। मुद्दे बिना सिर पैर के हैं और उन्हीं मुद्दों को आगे बढ़ाकर देश में ऐसा
माहौल बनाने की कोशिश कि सब कुछ गड़बड़ है, विदेशों में जाकर ये कहना कि भारत में लोकतंत्र खत्म है। आपको याद होगा कि मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद जब पाकिस्तान गए थे, उन्होंने कहा था कि भारत की जो सरकार है उसको गिराने में आप हमारी मदद करिए, और ये ऑडियो वायरल हो गया था। विदेशों से दुश्मन देश के पास जाकर भारत की सरकार को अपदस्थ करने की मदद मांगना। फिर जो जॉर्ज सोरेस की हम बात करें, उसका ये कहना कि मैं इतने अरब रुपए भारत में लगा रहा हूँ यहाँ सत्ता परिवर्तन के लिए। उनके साथ आपका रहना, उनके लड़के का, जॉर्ज सोरोस के लड़के का आपकी भारत यात्रा में आना, ये सब चीज़ें बताती है कि आपका जो व्यवहार है, आपके जो कदम है, उनकी दिशा ठीक नहीं है। बहुत छोटी सी टिप्पणी युगराज जी, समय समाप्ति की ओर है। मैं ये कह रहा हूँ कि कभी राहुल गांधी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर 4 घंटे खाए संसद के? कभी एक किताब को लेकर आप अड़ गए तो अड़ गए आप। अध्यक्ष ने रूलिंग दे दी, नहीं मानना। 1 घंटे के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई, फिर आए तो फिर वहीं से शुरू, फिर 1 घंटे के लिए स्थगित हो गई, फिर वहीं से शुरू, दूसरे दिन आए तो फिर वहीं। मतलब आप एक बात पे ऐसे अड़ गए कि वो तो बहुत कोई विशेष इंपॉर्टेंट विषय पे आप बात कर रहे हो। ना आप बेरोजगारी पे बात करते, ना युवाओं की बात करते, ना महिलाओं की बात करते। आप केवल मोदी जी को डैमेज करना चाहते हैं। उस पर भी करें तो फिर उस पर तथ्यात्मक बात होनी चाहिए, हवा में नहीं। जी, एक बात जी। दूसरी बात ये है, जिस स्ट्रेटेजी पर कांग्रेस काम कर रही है, उस स्ट्रेटेजी पर बीजेपी काम क्यों नहीं करती? आज कांग्रेस की महिलाएं सांसद घुस गई वहां ट्रेजरी बेंच पर, प्रधानमंत्री की कुर्सी से लेकर पीछे तक की कुर्सियां घेर ली। भाजपा के सांसद क्या कर रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता क्या कर रहे हैं? एकमात्र निशिकांत दुबे ने ठेका ले रखा है कांग्रेस का जवाब देने का। ये दिन भर मीडिया में बोलते हैं, एक प्रवक्ता ऐसी जवाब नहीं देता जिसमें कांग्रेस को। बिल्कुल, लेकिन समय की कमी योगीराज जी, उम्मीद करते हैं कि जो आचरण राहुल गांधी ने सदन में आंख मारने से और सदन की जो मर्यादा उसको लांघ कर प्रधानमंत्री से जाकर गले लिपटने की कोशिश की, वहाँ से जो उनका आचरण शुरू हुआ है वो अब यहाँ तक आ गया है। उम्मीद करते हैं कि सदन में सबको समझ आएगी, संविधान और जो परंपरा उसके हिसाब से लोग काम करेंगे, और देश में लोग सोचेंगे कि संसद में जो लोग बैठे हैं वो सही दिशा में काम कर रहे हैं। ऐसी उम्मीद करते हैं। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। रमेश सिंह जी, आपका साधुवाद। जैन जी, आपका धन्यवाद। और योगीराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बाखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।